हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स मेट पर, जहां हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट साइंस पेपर 2। शुरुआत करते हैं आज का सेशन, जिसमें पहला प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति किस महाकाल में हुई थी। आपके पास चार ऑप्शन है, मीसोजोइक, सीनोजोइक, प्रोकैम्ब्रियन या प्रोटोरोजवायक। किस युग में हुई थी? तो आपका आंसर चला जाएगा प्रोकैम्ब्रियन में चला जाएगा। ये आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीवन की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिकतम संकल्पना का प्रस्तुतिकरण सर्वप्रथम पुस्तक थे ओरिजिन ऑफ लाइफ में हुआ। इसके लेखक कौन थे? आपके पास चार ऑप्शन फिर से है, हेल्डन, यूरे, मिलर और ओपेरिन। आपके पास चार ऑप्शन है, तो आपका उत्तर चला जाएगा ओपेरिन को। ओपेरिन इसके लेखक थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकृति में पाए जाने वाली वह संरचना जिसे सजीव या निर्जीव के बीच की कड़ी कही जाती है। सजीव और निर्जीव, तो विषाणु एक ऐसा है वायरस, विषाणु यानी वायरस, जिसको हम सजीव या निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं, क्योंकि इस वायरस को हम कई सालों तक क्रिस्टल के रूप में जमा करके रख सकते हैं और बाद में जीवित भी हो सकते हैं। मरा हुआ आप इसे नहीं पाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहला वायरस खोजा गया था टीएमबी, चेचक, विषाणु, गैल्सुआ या निमोनिया। कौन सा वायरस खोजा गया था? तो टीएमबी वायरस खोजा गया था चितेरी रोग के रूप में। चितेरी रोग के रूप में इसे खोजा गया था तंबाकू के पत्तियों पर। तंबाकू के पत्तियों पर खोजा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने वायरस की खोज की? निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने वायरस की खोज की? स्टैनले मिलर, आइवानोवस्की, आइजनहावर या टवार्ट। तो आइवानोवस्की ने सबसे पहले वायरस की खोज की और किस रूप में की थी? तो टीएमबी वायरस के रूप में किया था, चितेरी रोग के रूप में, और किस पर? तंबाकू की पत्तियों पर। अगला क्वेश्चन है, वायरस होते हैं, वायरस क्या होते हैं? अकोशिकीय, बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय या इनमें से कोई नहीं। क्या होते हैं? तो अकोशिकीय ये होते हैं वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति का आधार है क्या है भाई? स्वतः जनन है, ईश्वर की कृति है, जैव जननवाद है या अचानक विकसित जीवों का प्रादुर्भाव है? क्या है? तो ये उत्तर आपका चला जाएगा जैव जननवाद में उत्तर चला जाएगा। इसका ये उत्तर सही है, जीवन की उत्पत्ति के आधार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर जीवन न होने का कारण क्या है? कार्बन की अनुपस्थिति या जल का अभाव, हाइड्रोजन की कम मात्रा, हाइड्रोजन की कम मात्रा, सिलिकेट का अभाव। क्या इसमें से सही है? ये चार ऑप्शन है, जल्दी से फटाफट बताइए। तो वहाँ पर जल का अभाव है, जल नहीं है, इसलिए वहाँ जीवन नहीं है। और कहा गया है कि जल ही जीवन है, जल नहीं तो जीवन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होते हैं? हैजा होता है, इन्फ्लुएंजा या डिप्थीरिया या मलेरिया। कौन सा रोग है जो या हैजा है, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, मलेरिया? जल्दी से बताइए। तो इसमें जो आपका इन्फ्लुएंजा है, ये विषाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन है, विषाणु से संबंधित शाखा को क्या कहते हैं? वीरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, न्यूरोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी। क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर वीरोलॉजी कहा जाता है। विषाणु से संबंधित शाखा को हम क्या कहते हैं? वीरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की CO2 मुख्यतः किसकी बनी होती है? जो वायुमंडल की जो गैस है CO2, वो किसकी बनी है? सूक्ष्म जीव क्रियाओं द्वारा बनी है या मीलों के धुओं से, जीवों के श्वसन के फलस्वरूप या जंगल की आग से? किससे बनी है? तो जीवों के श्वसन के फलस्वरूप ये बनती है हमारा CO2 गैस, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उसे छोड़ते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वायुमंडल की O2 किसकी बनी है? वायुमंडल की O2 यानी ऑक्सीजन जो गैस है वायुमंडल की, वो किसकी बनी है? जल अपघटन से, जीवों के उपापचयी क्रियाओं से, हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण से या सूक्ष्म जीवी क्रियाओं द्वारा? किसकी बनी है? तो बड़ा सिंपल सा इसका उत्तर है, चला जाएगा आपका हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है? निम्न में से किस में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है?
कवक में नहीं पाया जाता, हरे शैवाल में, जीवाणु में या लाइकेंस में नहीं पाया जाता। तो जो जीवाणु जितने भी होते हैं इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। जीवन की उत्पत्ति हुई थी जल में, स्थल पर हुई थी, वायु में, अंतरिक्ष में, जल में कहाँ हुई थी। तो जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले आपका जल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए बहुलक है किसका, न्यूक्लियोटाइड्स का, प्रोटीन का, एमिनो अम्ल का, विटामिन का, किसका है। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत है, भोजन है, चंद्रमा है, सूर्य है, ऑक्सीजन है, कौन है आखिर समस्त जीवों का। तो पृथ्वी पर पूरे ब्रह्मांड में जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है वो होता है सूर्य है, क्योंकि पेड़ पौधे इसे डायरेक्टली लेते हैं और फिर उसे रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित करते हैं। फिर मनुष्य जो होता है, जो जितने जीव जंतु हैं, उसे परोक्ष रूप से सूर्य की ऊर्जा लेते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ एक आपने पढ़ा होगा पोषण लेवल या ऊर्जा प्रवाह। तो जो ऊर्जा प्रवाह की दिशा होती है वो एक दिशीय होती है, एक दिशीय, क्योंकि सूर्य से पेड़ पौधे लेते हैं। सूर्य से कौन लेता है, पेड़ पौधे लेते हैं। फिर पेड़ पौधों को शाकाहारी यानी प्राथमिक जंतुएं खाते हैं, प्राथमिक श्रेणी वाले, फिर द्वितीयक श्रेणी वाले आते हैं, फिर तृतीयक आते हैं, फिर उच्च मांसाहारी आते हैं, ऐसे लेते रहते हैं। यानी इनडायरेक्टली तरीके से सभी लोग किस पर निर्भर है, सूर्य पर निर्भर है। 90% जो भी है, जैसे पेड़ पौधे हैं तो 90% एनर्जी जो है अपने डेवलपमेंट में लगा देते हैं, फिर 10% एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं अगला जो जंतु है, ठीक है। फिर वो खाते हैं तो वो भी 90% एनर्जी लगा देते हैं, फिर 10% एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है अगले वाले में जो उनको खाता है, ठीक है। अब सपोज दैट कि मान लीजिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। यहाँ पर टिड्डा है, टिड्डा, तो टिड्डा किसको खाएगा, मान लीजिए पेड़ पौधों को खा रहा है। तो पेड़ पौधे में 100% एनर्जी है, तो 100% में से जो एनर्जियाँ हैं, ये 100% एनर्जी पेड़ पौधों में, इसमें 90% एनर्जी पेड़ पौधे क्या कर लेंगे, अपने डेवलपमेंट के लिए, वृद्धि के लिए, भोजन बनाने के लिए लगा लेते हैं। 10% एनर्जी जो बचती है अगर ये खाता है टिड्डा तो इसमें चली जाती है, ठीक है। अब इसका 100% एनर्जी है तो ये भी क्या करेगा, 90% एनर्जी डेवलपमेंट करने के लिए लगाएगा। अब टिड्डा को कौन खाएगा, टिड्डा को खाएगा मान लीजिए मेंढक, तो मेंढक में चला गया 10% एनर्जी और 90% इसके डेवलपमेंट पे। अब फिर मेंढक के अंदर 100% एनर्जी हुई, अब 100% में से फिर 90% एनर्जी मेंढक भी अपने डेवलपमेंट के लिए लगाएगा और मेंढक को खाएगा, मान लीजिए मेंढक को खाया सांप, तो सांप में भी 10% एनर्जी ट्रांसफर हो गई। तो इसी तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है और इसे कहते हैं एक दिवसीय एनर्जी, एक दिवसीय। और पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य है, इससे बड़ा कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं है, क्योंकि सभी लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सूर्य के ऊपर डिपेंड है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जंतु शरीर का अधिकांश भाग है, जंतु शरीर का अधिकांश भाग है कार्बन का, प्रोटीन का, जल का या लवण का, कौन सा क्वेश्चन इसमें से कौन सा आपका सही है, फटाफट बताइए। जंतु शरीर का अधिकांश भाग है, जंतु शरीर का अधिकांश भाग, तो ये जल आपका सही है, जल इसमें सबसे ज़्यादा होता है जंतु शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जंतु विज्ञान के जनक कहे जाने वाले और जंतु इतिहास के लेखक कौन है, डार्विन, प्लूटो, अरस्तु या कापरनिकस, कौन है। तो यहाँ पर अरस्तु जो है जंतु विज्ञान के लेखक हैं, क्योंकि यहाँ पर जूलॉजी बायोलॉजी को देखेंगे तो बायोलॉजी का जो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था ट्रेविरेनस और डार्विन ने किया था बायोलॉजी शब्द का, और बायोलॉजी को यहाँ पर दो भागों में बांटा गया, एक जूलॉजी में और एक बॉटनी में। तो जूलॉजी के जो लेखक है वो अरस्तु है और बॉटनी के जो लेखक है वो थियोफ्रेस्टस हैं, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक विज्ञान के लेखक कौन है, प्लाइनी है, मेंडल है या लेवियोसेर है या पास्चर है, कौन है। तो ध्यान रखना आपको, प्लाइनी जो है वो प्राकृतिक विज्ञान के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि सन 1628 रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी। सन 1628 में रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी, हक्सले, ओपेरिन, वाइनोवास्की या विलियम हार्वे, किसने किया था। तो आपको ध्यान रखना है, इसका उत्तर सही है, विलियम हार्वे ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका की खोज करने वाले थे कौन थे? रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ही कोशिका की खोज किए थे, मृत कोशिका की खोज किए थे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपका, संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की खोजकर्ता कौन थे? रिचर्ड ओपन, मैंडल या जैकरियन जैनसन या सैलन, कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है इसमें जैकरियन जैसन जो थे वो संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के खोजकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी के लेखक जिन्हें आधुनिक शरीर का जनक कहा जाता है कौन है? विलियम हार्वे, मार्सेलो मेल्पिगी या मिनी एडवर्ड या एंड्रियम विसेलियस, कौन है? तो आपको उत्तर जो इसमें है चला जाएगा एंड्रियम विसेलियस को चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीव वैज्ञानिक है जिसे आधुनिक वर्गी का जनक कहा था तथा जिन्हें सिस्टेमा नेचुरिक में नामक पुस्तक लिखी थी? कैरोलस लिनियस, क्वायाकार, जॉन बेयर या बुफो? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर चला जाएगा आपको कैरोलस लिनियस। इन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया था, जितने भी जीव हैं इन्होंने वर्गीकरण किया था, क्योंकि वर्गीकरण करना बहुत ही आवश्यक था। ऐसे आप मान लीजिए कि सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी लेने, और जो सब्जी बेच रहा है वो सारे सब्जियों को मिला के एक ही में रखा है। मिर्च हो गया, धनिया हो गया, लहसुन हो गया, सब कुछ जितनी सब्जियां थी उसके पास, आलू परवल भिंडी, सब कुछ एक ही मिक्स करके रख दिया है। तो आपने मांगा 1 किलो मिर्ची, तो वो कैसे देगा आपको? उसको तौलने में बहुत दिक्कत होगी, एक एक बीनना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर वर्गीकरण करना आवश्यक हो गया था। आप जाएंगे सब्जी लें तो हर चीज़ को उसने क्लासिफाइड करके बड़े बेहतरीन तरीके से, आलू को अलग, भिंडी को अलग, प्याज को अलग, टमाटर को अलग, लहसुन को अलग, सब कुछ अलग रखा होता है। ठीक वैसे ही दवाओं की दुकान पर जाएंगे आप तो जो दवा विक्रेता होता है, हर एक रैक बना होता है, उसको हर एक दवा को अलग अलग रखता है, जैसे जो मांगते हैं वैसे तुरंत निकाल के दे देता है। क्लासिफिकेशन का ही ये तरीका है। क्लासिफिकेशन नहीं होता तो बड़ी समस्या हो जाती, क्योंकि इस पृथ्वी पर न जाने कितनी सारी प्रजातियां, लगभग 20 लाख से ऊपर प्रजातियां हैं, पहचान कर पाना सबका मुश्किल हो जाता। अगर जंतु के बारे में हम जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य के बारे में वर्गीकरण का एक सबसे बड़ा फायदा है कि अगर एक मनुष्य के बारे में पढ़ लेते हैं तो पूरे संसार पर, इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं उन सभी के बारे में आप जान लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक वर्णवाद द्वारा जातियों का विकास सिद्धांत है। प्राकृतिक वर्णवाद द्वारा जातियों का विकास सिद्धांत किसका है भाई? लेमार्क का है, डार्विन का है, हेकल का है, पास्चर का है, किसका है? तो ये प्राकृतिक जो वर्णवाद है वो आपका आंसर चला जाएगा डार्विन को चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? मेंडल को, बिजमान को, हेराल्ड को, डार्विन को? तो यहाँ पर आपका जो उत्तर चला जाएगा ये मेंडल को चला जाएगा, क्योंकि मेंडल ने मटर के पौधे पर इसकी खोज की थी। मटर के पौधे को खोज की थी। मटर के पौधे को इसलिए चुना क्योंकि मटर का पौधा जो होता है 1 वर्षीय होता है। हम 1 वर्ष में इसके कई सारे फसलें उगा सकते हैं। 1 वर्ष में लगभग 4 फसल इसका ले सकते हैं आराम से, इसलिए इन्होंने मटर को ही चूज किया और फटाफट से इसकी देखभाल कर सकते हैं, क्योंकि यह हर 3 महीने पर मटर उगाता है। और कोई दूसरा अगर फसल लेते तो काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ता और ये नहीं हो पाता। तो यहाँ पर एक बार 1 जोड़ी लिया, एक बार 2 जोड़ी लिया, यानी युग्म विकल्पी कहा गया, और एक विषम युग्मी और एक समयुग्मी कहा गया। अलग अलग विपरीत तरीके का इन्होंने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं की बाह्य आकृति और बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, एम्ब्रियोलॉजी या एक्थियोलॉजी, मार्कोलॉजी या फिजियोलॉजी। क्या कहते हैं आप? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो मार्कोलॉजी को चला जाएगा, मार्फोलॉजी होगा, सॉरी मार्फोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिकी लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अनुवांशिकी लक्षणों का, जेनेटिक्स, सीटोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी, क्या कहा जाता है? तो इसमें आपका जेनेटिक्स कहा जाता है इसको, जिसमें अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है। और अनुवांशिकता पदार्थ क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुवांशिक का पदार्थ का नाम बताइए, तो डीएनए आपको याद रखना है, डीएनए एक है अनुवांशिकी पदार्थ कहा जाता है डीएनए को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है? पैथोलॉजी, परसिस्टोलॉजी, कैरियोलॉजी या फाइलोजीनी, क्या कहलाता है आपका? तो ध्यान रखिएगा, इसमें कहलाता है आपका जीवों में पाए जाने रोग का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैंसर संबंधी रोग का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी, ऑर्गेनोलॉजी, ओकोलॉजी या सीरोलॉजी? क्या कहलाता है कैंसर संबंधी क्या कहलाता है आपका? तो आपका ऑकोलॉजी कहलाता है ये, ठीक है, ध्यान रखना आपको, ऑकोलॉजी कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला जो क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर, वो कह रहा है कि कंकाल तंत्र का अध्ययन कहलाता है क्रेनियोलॉजी, ऑर्गेनोलॉजी, हिमेटोलॉजी या ऑस्टियोलॉजी? क्या कहलाता है? तो आपको ध्यान रखना है, आपका जो उत्तर चला जाएगा वो ऑस्टियोलॉजी को चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं हम? इंटेमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, मैमोलॉजी या इक्थियोलॉजी? क्या कहलाता है ये? तो आपको ध्यान रखना है, इंटेमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मछलियां तथा उनसे संबंधित उद्योग का अध्ययन क्या कहलाता है? हेल्मिंथोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी या मैमोलॉजी, इक्थियोलॉजी? क्या कहलाता है? तो आपका उत्तर चला जाएगा मछलियों में ये इक्थियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्लेटीहेल्मिन्थीज व निमेटीहेल्मिन्थीज संघ के चपटे व गोल कृमि का अध्ययन क्या कहलाता है? हेल्मिंथोलॉजी, प्रायोलॉजी, पैथोलॉजी या डर्मेटोलॉजी? क्या कहलाता है? तो आपका हेल्मिंथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोधन का अध्ययन किया जाता है। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोधों का अध्ययन किया जाता है, तो बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि जब हमारा रोग के बारे में कह रहा है, तो रोग यानी हमारा जब इम्यून सिस्टम मजबूत होता है तो कोई हमें रोग नहीं होता है, वो हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ता रहता है। तो यहाँ सिंपल सा इसका हो जाएगा इम्यूनोलॉजी। तो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आपका इम्यूनोलॉजी आपका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है किसका? मस्तिष्क का, पादपों का, प्राइमेट्स का, जीवाश्मों का? किसका अध्ययन कहलाता है? पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन कहलाता है? तो बताइए जल्दी फटाफट से, चला जाएगा इसका आंसर चला जाएगा जीवाश्मों का। किसका? जीवाश्मों का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया, ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जीव विज्ञान शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका उत्तर आपका लैमार्क को चला जाएगा। और लैमार्क और ट्रेवेनस ये 2 साइंटिस्ट थे जो लोग जिन्होंने प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण सरीसृपों के समान थे, कीवी, तुरबुर, कबूतर, आर्कियोप्टेरिस? कौन सा हो जाएगा इसमें? बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, तो आर्कियोप्टेरिस हो जाएगा ये इसका उत्तर। नेक्स्ट जो है, मनुष्य में पाया जाने वाला अवशोषी अंग कौन है? पिट्यूटरी, बायकान, सर्मीफार्म, अपेंडिक्स या उपरोक्त तीनों? कौन सा होगा? तो आपका उत्तर चला जाएगा सर्मीफार्म अपेंडिक्स को चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर कह रहा है कि वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत थे। वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत थे, ध्यान रखिएगा, चोंच के अंदर क्या था? दांत था। तो उत्तर कौन सा होगा? आर्कियोप्टेरिक्स, डोडो या कीवी, पेलिकन? कौन सा? तो आपका उत्तर चला जाएगा आर्कियोप्टेरिक्स में चला जाएगा ये। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पक्षी वर्ग का वह प्राणी जो उड़ नहीं सकता है, मोर, बत्तख, एमू या स्टार्क? कौन सा है? तो एमू एक ऐसा पक्षी होता है जो उड़ नहीं सकता है। चलिए आगे चलते हैं। एंटी सीरम में होते हैं, क्या होते हैं? एंटीजन होते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, एंटीबॉडी होती हैं? क्या होती हैं एंटी सीरम में? तो एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जैव विकास की संयोजक कड़ी है? सफानोडॉन है, वेल है, परिपेट्स है या ट्रैकियोडॉन है? क्या है? तो आपका परिपेट्स उसका उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45 नंबर। वह पक्षी जो कुछ ही समय पूर्व विलुप्त हुआ है, बहुत जल्दी, एक ऐसी पक्षी जो कुछ ही समय पूर्व विलुप्त हुआ है, कौन सा पक्षी है? तो डोडो एक ऐसा पक्षी अभी हाल ही में विलुप्त हुआ है। 46 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कीवी पक्षी पाया जाता है, कीवी पक्षी पाया जाता है उत्तरी अमेरिका, भारत या न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका? कहाँ पाया जाता है? तो आपका उत्तर चला जाएगा ये न्यूजीलैंड को चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिलॉसफी जूलॉजिकल के लेखक कौन थे? फिलॉसफी जूलॉजी के लेखक कौन थे? मेंडल, दी ब्रीज, लैमार्क, डार्विन? कौन थे? फटाफट से बता दीजिए। तो इसके जो लेखक थे वो थे लैमार्क थे।
ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और ये सभी बैक पेपर प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग अगले सेशन में।